दोस्तों, थाईलैंड दुनिया की खूबसूरत और शान देशों में शुमार है। यहाँ हर साल करोड़ों लोग अपनी छुट्टियां बिताने जाते हैं पूरे वर्ल्ड से। सिर्फ भारत की बात करें तो 2019 में लगभग 10 लाख भारतीयों ने थाईलैंड का दौरा किया, वो भी सिर्फ टूरिस्ट वीजा पे। और वहां की गवर्नमेंट की माने तो सिर्फ भारतीयों ने ही लगभग हर भारतीय ऑन एवरेज लगभग 1 लाख रुपए थाईलैंड में खर्च किए। अगर कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत मोटी रकम है। और भारत थाईलैंड के बीच में जितना भी ट्रेड होता है उसमें टूरिज्म सबसे बड़ी हिस्सेदारी अपना निभाता है। लेकिन साल 2020 पूरी दुनिया आगे आने वाले समय में इस साल को भुला देना ही ज्यादा बेहतर समझेगी। पूरी दुनिया के साथ साथ थाईलैंड भी इस समय अस्थिर कंडीशन से गुजर रहा है। थाईलैंड के अंदर एक राजनीतिक उठापटक बहुत ज्यादा तेज हो गई है और वहां पे जन आंदोलन बहुत ज्यादा तेज हो गया है। वहां के लोग सड़कों के ऊपर हैं और अब तो नौबत ऐसा आ गया है कि थाईलैंड के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। आखिर ये इमरजेंसी क्यों घोषित किया गया, इसके पीछे का कारण क्या है, आज इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस साल की शुरुआत यानी फरवरी 2020 से ही थाईलैंड में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। वहां की जनता अपने सरकार के खिलाफ, अपने राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। बीच में कोरोना आ गया जिसकी वजह से प्रोटेस्ट थोड़ा धीमा जरूर पड़ा, लेकिन जुलाई में आते आते ये जो प्रोटेस्ट है फिर से आगे बढ़ने लगा। सितंबर में अपने विकराल रूप में था और अक्टूबर में तो ऐसा हो गया कि वहां की सरकार को ये प्रोटेस्ट को रोकने का आखिरी उपाय पता चला और वो था इमरजेंसी लगाना। और वहां की जो सरकार थी उसने इमरजेंसी पूरे कंट्री में लगा दिया है। थाईलैंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो बेसिकली वहां की गवर्नमेंट, वहां के जो प्रजातंत्र है उसके खिलाफ चल रहा है। और वहां के लोगों का मुख्य है कि देश के अंदर लोकतंत्र की बहाली की जाए, वहां के लोकतंत्र को और मजबूत किया जाए और जो मोनार्की है उसे खत्म किया जाए। वहां के जो जनता है उनका मुख्यतः 3 ही डिमांड है और वो ये है कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है प्रयुत चान ओ चा, वो पहले तो रिजाइन करके हट जाएं। थाईलैंड की जनता का दूसरा जो डिमांड है वो ये कि देश के अंदर एक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया जाए। दरअसल थाईलैंड में एक मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। लेकिन दूसरा यही पॉइंट है कि वहां पर रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया जाए, यानी जो भी प्रेसिडेंट होगा, जो भी स्टेट ऑफ हेड होगा, जो भी प्रधानमंत्री होगा, वो पूरी तरह से जनता द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। और थाईलैंड की जनता का जो तीसरा डिमांड है वो ये है कि जो मोनार्की है वहां पे, यानी जो राजा हैं, उनके पावर और उनके वेल्थ के ऊपर कंट्रोल लगाया जाए। दरअसल पूरा मामला यह है कि थाईलैंड के अंदर एक मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है वहां का एक राजा होता है और उसी के जो जनरेशन होते हैं, पुत्र या पुत्री, वही आगे तक वो मोनार्की को लेके आगे बढ़ते हैं। यानी पुराने जो जमाने में चलता है, आज भी जैसे ब्रिटेन में चलता है, जो क्वीन एलिजाबेथ का जो फैमिली होता है वही वहाँ स्टेट ऑफ हेड होता है और उन्हीं के अंडर में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो काम करते हैं। बिल्कुल थाईलैंड में भी वैसा ही है। और जो भी थाईलैंड में वहाँ का स्टेट ऑफ हेड होता है यानी राजा होता है, उसे भगवान राम के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा विक्रमादित्य 1, 2, 3, 4 इस तरह से सुना होगा। यानी विक्रमादित्य के जो भी वंशज होते हैं उनका जो जनरेशन होता है 1, 2, 3 होता है। वैसे ही जो थाईलैंड के अंदर जो राजा होते हैं उनको राम के नाम से जाना जाता है, यानी राम 1, राम 2, राम 3। ये ऐसा इसलिए क्योंकि थाईलैंड के लोग अपने राजा पे बहुत ज्यादा भरोसा करते थे और उनको ये लगता था कि जो यहाँ के राजा हैं वो बिल्कुल हमारे देश में एक राम राज्य की तरह काम करेंगे और जनता को कभी कष्ट नहीं होने देंगे। सन 2016 तक थाईलैंड में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है और वहां का जो राजा थे भूमि अदुल्य दोज, जो वहां के रामा 9th के नाम से जाने जाते थे, वो थाईलैंड को बहुत अच्छी दिशा में लेके चल रहे थे। लेकिन अक्टूबर में उनकी देहांत हो जाती है और उसके बाद उनके इकलौते पुत्र जो होते हैं वो रामा 10 के नाम से वहां की जो थ्रोन होते हैं, मोनार्की होता है, उसके ऊपर उनका कब्जा हो जाता है और चीजें यहीं से बिगड़ना शुरू हो जाता है थाईलैंड के अंदर। रामा 9 के डेथ के बाद नवंबर 2016 में महावाजीरालोंगकोर्न, जो रामा 9 के बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं, उन्होंने वहां की मोनार्की का जिम्मेवारी अपने ऊपर लिया। लेकिन जो रामा 10 थे, महावाजीरालोंगकोर्न, ये अपनी अय्याशी और लग्जरियस लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। वो थाईलैंड में अपना समय बहुत कम ही बिताते हैं और अपना ज्यादातर जो समय होता है वो जर्मनी में बिताते हैं और वहां की जो थाईलैंड की जो सरकारी संपत्ति है उसके ऊपर लगभग अपना पूरा
पर्सनल प्रॉपर्टी उसको बना चुके हैं और उसके ऊपर अपना पूरा कब्जा जमा रखे हैं। यही कारण है कि थाईलैंड के लोगों के अंदर अपने राजा के खिलाफ आक्रोश बहुत ज्यादा भर गया है। जिस राजा के ऊपर आंख बंद करके राम राज्य की स्थापना करने के लिए वहां की प्रजा अपने राजा के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करती है, वो राजा एक अय्याश निकलता है और अपनी प्रजा के साथ कम टाइम बिताता है और जर्मनी में रहता है और जो भी टैक्स पेयर्स की मनी होती है थाईलैंड के अंदर उसके ऊपर अपना कब्जा जमाता चला जाता है। और यही कारण है कि वहां के लोगों के अंदर आक्रोश भर जाता है और वहां के लोग 2020 के शुरुआत यानी फरवरी महीने से ही अपने राजा के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देती है। जब से वहां पे थाईलैंड के अंदर जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, इन प्रोटेस्टर का तो पहला डिमांड ये है कि वहां के जो प्रधानमंत्री है प्रयुत चान ओ चान, उनको पहले तो वहां से हटाया जाए। दरअसल होता है क्या है कि हमारे देश में जो स्टेट ऑफ हेड होता है वो राष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो पूरा जो पावर होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है, यानी प्रधानमंत्री ही वर्किंग स्टेट ऑफ हेड होता है। और जो मेन स्टेट ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, जो स्टेट ऑफ हेड होते हैं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। ऐसा ही कुछ थाईलैंड में भी है। थाईलैंड में जो वर्किंग स्टेट ऑफ हेड होते हैं वहां के प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री होते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, इन दोनों में फर्क ये है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जनता द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, जबकि थाईलैंड के अंदर जो प्रधानमंत्री होता है वो एक राजा का ही प्रतिनिधि होता है, यानी राजा खुद ही अपने ही लोगों को चुनाव में उतारते हैं और वहां की जो प्रजा होती है उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, राजा के प्रतिनिधि को ही वो लोग अपने हिसाब से चुनते हैं, ये देखकर कि कौन कौन से बढ़िया है। यानी कि वोटिंग तो होती है लेकिन मर्जी वहां पे राजा की ही चलती है। इसीलिए थाईलैंड में जो संविधान चलता है उसको मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। और यही वहां के जो प्रधानमंत्री है यही गलती कर रहे थे, क्योंकि वो वहां के रामा-10 यानी कि राजा के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे, प्रजा की बात सुनते नहीं थे। और वहां की जो जनता है वो पहली डिमांड अपना ये कर रही है कि जो प्रधानमंत्री है उनका पहले रेजिग्नेशन दिलवाओ। थाईलैंड में ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ वो फरवरी महीने से, बीच में कोरोना आने की वजह से थोड़ा धीमा जरूर पड़ा, लेकिन जुलाई में ये प्रोटेस्ट फिर से अपने पीक पे पहुंचा। सितंबर में तो जगह जगह पे बहुत बड़े भीषण आंदोलन हुए। ऐसा भी हुआ कि कई जगहों पे 5-5 लाख लोगों ने भी उतरकर अपने प्रधानमंत्री और राजा के खिलाफ आंदोलन किए। अक्टूबर में हुआ कुछ यूं कि 15 अक्टूबर को जब वहां के राज परिवार जो है वो अपने मोटरकेड के साथ एक मंदिर को जा रहा था, तो वहां पे लोगों ने मोटरकेड को रास्ते में ही रोक दिया और जो राज परिवार था उसके खिलाफ नारे लगाए गए और राज परिवार को ताने मारे गए कि हमारे टैक्स के पैसों के ऊपर अय्याशी करना बंद करो। आपको ये जान के हैरानी होगी कि थाईलैंड में राजा और राज परिवार के ऊपर अगर पब्लिकली कोई भी गलत कमेंट करता है या टोंट मारता है तो ये एक कानूनी अपराध माना जाता है और उस व्यक्ति को लगभग आजीवन कारावास भी हो सकती है। 15 अक्टूबर के दिन यही हुआ। जब राज परिवार के लोग मंदिर जा रहे थे तो पहली तो वहां की जनता ने ये गलती करी और अपने संविधान के खिलाफ चले गए कि उन्होंने राज परिवार के मोटरकेड को रास्ते में ही रोक दिया, जो कि वहां के राज परिवार कभी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा। और थाईलैंड में कभी किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की थी कि अपने राजा और राजा के परिवार के मोटरकेड को ही रास्ते में रोक दे। मोटरकेड के रोकने के बाद वहां के जो राज परिवार थे उनके ऊपर वहां की जनता ने टोंट भी मारे कि हमारे टैक्स पेयर्स के मनी के ऊपर अपनी अय्याशी बंद करो, बंद करो। कुछ इस तरह के नारे लगाए गए। बस इतनी सी बात थी और वहां राजा के जो प्रतिनिधि प्रधानमंत्री है वहां पे उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट करवा लिया। जो प्रदर्शन में जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करवा के जेल में भेज दिया गया और पूरे कंट्री के अंदर इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए वहां पे इमरजेंसी लागू कर दी। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी ने अपने खिलाफ उठ रहे आवाज को लेकर इंडिया में इमरजेंसी लगा दी थी और जो भी उनके खिलाफ बोलता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। आज कुछ ऐसा ही हालात थाईलैंड के अंदर हो रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी थाईलैंड के अंदर जो लोग हैं वो दबने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब तो बहुत भारी संख्या में लोग सड़कों पे उतर रहे हैं और जो भी सरकारी मॉन्यूमेंट्स है उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। यानी कि जो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था वो अब हिंसक रूप लेने लगा है।